नमस्कार साथियों, मैं अनूप कुमार पांडे, शिक्षा संकाय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन श्रृंखला के आज के 10वें व्याख्यान में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन विधियों के अंतर्गत चौथी अध्ययन विधि जो है व्यक्ति इतिहास विधि केस स्टडी मेथड, इसके बारे में चर्चा करेंगे। केस स्टडी मेथड अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि इसका कार्य क्षेत्र न केवल शिक्षा मनोविज्ञान है, अपितु मनोविज्ञान के अन्य जो भी विषय क्षेत्र हैं, प्रायः उन सभी क्षेत्रों में केस स्टडी मेथड जो व्यक्ति इतिहास विधि का इस अध्ययन विधि का सहयोग प्राप्त किया जाता है। न केवल इतना ही, अपितु चाहे भारत हो या फिर अन्य देश, इनकी जो भी गुप्तचर संस्थाएं होती हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो होते हैं, जो भी अनुसंधानात्मक संस्थाएं हैं, या फिर जो अन्वेषण ब्यूरो जितने होते हैं, अन्वेषण करने वाली जो भी संस्थाएं होती है, उन सभी संस्थाओं के द्वारा प्रायः केस स्टडी मेथड का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारतीय सेना हो या फिर अन्य देशों की सेना हो या फिर पुलिस विभाग हो, ये सभी जो है डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो भी होते हैं, ये सभी प्रायशः केस स्टडी मेथड का उपयोग करके किसी भी व्यक्ति के जीवन के विशिष्ट घटनात्मक तथ्यों का, क्रियाकलापों का ज्ञान करते हैं। और इसी व्यक्ति इतिहास विधि केस स्टडी मेथड को जब शिक्षा मनोविज्ञान में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान के रूप में उपयोग किया जाता है, तब इसका स्वरूप शैक्षिक हो जाता है। इसका एक केस स्टडी मेथड का सबसे सर्वोत्तम उदाहरण आप सभी शिक्षार्थी हैं और प्रायः आप सबने तारे जमीन पर इस फिल्म को देखा होगा। इस फिल्म में एक बच्चा रहता है जो इस फिल्म के केंद्र बिंदु में है और उसका एक अध्यापक है दूसरा। बच्चे की कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हैं। उन समस्याओं के कारण वो अपने कक्षा के या विद्यालय के बाकी छात्रों से अलग है, अर्थात सामान्य छात्रों से अलग, असामान्य छात्र के रूप में उसका व्यक्तित्व हम सभी को दिखाई देता है। उस बच्चे के इस असामान्यता के कारण को जानने, असामान्य अर्थात बाकी से जो अलग उसका कार्य व्यवहार है, उसका क्रियाकलाप है, उसके क्रियाकलाप को जानने के लिए उस बच्चे के अध्यापक ने फिल्म में जो क्रियाकलाप किया है, जो कार्य किया है, या जिस विधा के माध्यम से, जिस विधि के माध्यम से उसने बच्चे के कारण को, समस्या को जाना है कि आखिर बच्चा ऐसा कर क्यों रहा है, इसी कारण को, इसी विधा को, इसी विधा को, इसी विधि को, इसी अध्ययन पद्धति को सामान्य भाषा में केस स्टडी मेथड के नाम से जाना जाता है। तो सामान्य रूप से आप इससे परिचित हैं। इसके परिचय में हम बहुत ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं। आपसे जरूर यह बताना चाहेंगे कि हम ये चौथी विधि का अध्ययन कर रहे हैं। पहले हमने अंतर्दर्शन विधि को पहले देख लिया था सबसे पहले, फिर हमने बहिर्दर्शन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड को देखा, तीसरा हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रयोगात्मक विधि को देखा, और चौथा आज ये व्यक्ति इतिहास विधि के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि व्यक्ति इतिहास विधि सैद्धांतिक रूप से है क्या। साथियों, व्यक्ति इतिहास विधि इस अध्ययन पद्धति के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व संबद्ध गुण दोषों तथा असामान्यताओं का अध्ययन किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति की यदि व्यक्तिगत कोई विशिष्टता है तो भी, वो गुण हो तो भी और दोष हो तो भी। आपने संसार में बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिनकी बातें आपको पसंद आती है, जिनकी जीवन शैली आपको पसंद आती है, जिनके क्रियाकलाप आपको पसंद आते हैं, और उनके बारे में जानने के लिए आप यकायक गूगल पर सर्च करना शुरू कर देते हैं। आजकल के सबसे सामान्य सी चीज है गूगल, और सभी के पास उपलब्ध है। उपलब्धता के आधार पर जिस भी व्यक्ति के बारे में आपको जानना हो, चाहे वह किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष हो, किसी संस्था का संस्थाध्यक्ष हो, किसी संगठन अभिकरण का अध्यक्ष हो, किसी कंपनी का चेयरमैन हो,
किसी कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, प्रबंध निदेशक, वे हों, किसी के बारे में जानने के लिए आप तुरंत गूगल पर सर्च करना शुरू कर देते हैं। तो उस व्यक्ति के जो भी संबद्ध उसकी व्यक्तिगत विशिष्टताएं वो सब गूगल पर उपलब्ध है। लेकिन इनके पीछे के कुछ कारण हैं। उन कारणों के आधार पर कोई व्यक्ति इतना सफल और कोई व्यक्ति इतना असफल हो जाता है। अर्थात जब भी एक व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों से इतर दिखाई देता है, सामान्य व्यक्तियों से अलग दिखाई देता है, तो या तो कुछ गुण होंगे, उन गुणों के आधार पर वो सामान्य लोगों से अलग है, या फिर उसमें कुछ दोष हैं, इन दोषों के कारण वो सामान्य लोगों से अलग है। तो इन गुण दोषों किसी भी व्यक्ति के जीवन से, उसके व्यक्तित्व से, व्यक्तित्व सामान्य अर्थ में व्यक्तित्व किसे कहते हैं, किसी भी व्यक्ति का जो एक मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है उसको व्यक्तित्व कहते हैं। मनोदैहिक अर्थात मानसिक गुण, वो जो कुछ भी सोचता है समझता है वे, और दैहिक जो उसके शरीर में दिखाई देते हैं, कार्य व्यवहार में, वेशभूषा में दिखाई देता है। इस मानसिक और शारीरिक इन दोनों ही गुणों का जो एक गतिशील अर्थात किसी भी व्यक्ति का कार्य व्यवहार सुबह का अलग, दोपहर का अलग, शाम का अलग होता है, या फिर घर का उसका कार्य व्यवहार अलग होता है, रास्ते का अलग होता है, जहां पर वो कार्य कर रहा है कार्य क्षेत्र का वहां का अलग होता है। तो एक व्यवहार जो है वो गतिशील है, बदलता रहता है, डायनेमिक होती है पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनैलिटी कहते हैं। पर्सनैलिटी हमेशा डायनेमिक, गतिशील रहता है। तो किसी भी व्यक्ति के मानसिक और दैहिक गुणों का वह गतिशील संगठन जो व्यक्ति को जो व्यक्ति का परिचायक है, जो व्यक्ति को अभिव्यक्त करता है, व्यक्ति को परिभाषित करता है, उसी को व्यक्तित्व कह रहे हैं। तो इस पद्धति के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तित्व क्या है, उसका संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, वे सभी गुण जो गतिशील हैं और वो उस व्यक्ति को परिभाषित, उस व्यक्ति के बारे में गुणों से कुछ पता चलता है, वो उसके व्यक्तित्व से संबद्ध गुण दोषों का तथा असामान्यताओं का अध्ययन किया जाता है। किसके माध्यम से? व्यक्ति इतिहास विधि के माध्यम से। ठीक है, गुण और दोष ये दोनों चीजें, जब भी गुण दोष होंगे तभी वो व्यक्ति असामान्य व्यवहार करेगा, सामान्य से इतर व्यवहार करेगा। आप एडोल्फ हिटलर को एक उदाहरण के रूप में हम लेते हैं। एडोल्फ हिटलर के क्रियाकलाप, उसकी विचार शैली या किसी भी कारण से डिक्टेटर के रूप में उसको परिभाषित किया जाता है। एक कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए कारक बना, ऐसा तमाम बुद्धिजीवियों विचारकों का मत है कि एडोल्फ हिटलर ही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था। लेकिन उन कारणों, उसके व्यक्तिगत जो गुण दोष थे, किसके? एडोल्फ हिटलर के, जिसके कारण से वो ऐसा असामान्य सा व्यवहार किया, उसके कौन से ऐसे कारण थे? इन चीजों को जानने के लिए जब हमें जाएंगे उसके तह में, तो उसके एडोल्फ हिटलर के व्यक्तित्व से संबंधित गुण दोषों का अध्ययन करने के लिए उसके व्यक्ति इतिहास विधि, केस स्टडी मेथड को हमें अपनाना होगा। आगे इसको लिखते हैं कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक अर्थात शिक्षा से के क्षेत्र से जुड़ा हुआ मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक या शिक्षा मनोवैज्ञानिक हुआ। वह शिक्षा मनोवैज्ञानिक अपराधी अर्थात कोई बच्चा सामान्य बच्चे से इतर व्यवहार करता है, बार बार किसी बच्चों से जो है भिड़ता है, किसी बच्चे को मार देता है या चोरी करता है, ऐसी उसकी आदतें बन गई हैं जो सामान्य लोगों से अलग हैं, जो अपराध की श्रेणी में आ रही हैं, ऐसे अपराधी। फिर मानसिक रोगग्रस्त, उदाहरण के लिए हमने अभी तारे जमीन पर इस फिल्म के किरदार निभाने वाले, उस केंद्र बिंदु के रूप में रहने वाले उस छोटे बच्चे का उदाहरण लिया था। उसको एक मानसिक रोग रहता है, उस रोग के कारण सभी अक्षर जो है उसको चलायमान प्रतीत होते हैं, वो अक्षर जो है वो घूमते फिरते नजर आते हैं, स्थिर नहीं नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक मानसिक रोग से ग्रस्त रहता है, मानसिक रोग उसको रहता है। फिर झगड़ालू प्रवृत्ति के बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सभी बच्चों से उलझते झगड़ते रहते हैं। आप देखिएगा, आपके स्कूल में स्वयं आपने देखा होगा, आपके छात्र जीवन में कोई ना कोई ऐसा बच्चा मिलता होगा जो सबसे प्राय लड़ता झगड़ता रहता है, अरे ये तो झगड़ालू हम कह देते हैं। तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक ऐसे अपराधी किस्म के
मानसिक रोग से ग्रस्त किस्म के, झगड़ालू किस्म के जो लड़ते झगड़ते रहते हैं, और समाज विरोधी कार्य करने वाले बालक। समाज विरोधी अर्थात समाज के विरुद्ध जाकर के जो भी बच्चे कार्य करते हैं वो समाज विरोधी। उदाहरण के लिए रास्ते चल रहे हैं और तमाम पौधे लगाए गए हैं, उन पौधों को बिना काम का नोच लेना, तोड़ लेना। बच्चा है, किसी के घर के आगे नल लगा है, उसको खींचना, तोड़ना। किसी का पौधा लगा हुआ है, उसके ऊपर पत्थर मार देना, तोड़ देना। किसी का कांच लगा हुआ, उसको तोड़ देना। जाते जाते सभी बच्चों को मारते पीटते रहना। तो ये कहीं ना कहीं उसके कृत्य जो है समाज के विरुद्ध रहते हैं। तो ये समाज विरोधी कार्य करने वाले बालक और समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक, कुछ बच्चे हमेशा किन्हीं न किन्हीं समस्याओं से जूझते रहते हैं। हर कार्य को जब भी उसको करना होगा उसको 10 प्रॉब्लम नजर आएगी। ये प्रॉब्लम है, फिर ये कार्य कैसे होता है। तो ऐसे बच्चे और समस्यात्मक बालक होते हैं। समस्यात्मक बालक विशिष्ट बालक की एक श्रेणी है। जब इस श्रृंखला में विशिष्ट बालक के बारे में अध्ययन करेंगे तब समस्यात्मक बालक को विशेष रूप से देखेंगे। यहाँ विस्तृत करने पर हम अपने मुख्य बिंदु से हट जाएंगे। इसलिए सामान्यतः आप समझिए, समस्यात्मक बालक वे बालक हैं जो किसी न किसी कारण से उनकी मानसिक स्थिति ऐसी बन गई है कि हर कार्य को वो समस्या के रूप में स्वीकार करते हैं और हमेशा उनको प्रॉब्लम नजर आती है। कभी भी क्लियरिटी बहुत देर के बाद आती है, और फिर भी क्लियरिटी क्या, उसमें भी उनको प्रॉब्लम रहती ही है। ये प्रॉब्लम चाइल्ड के नाम से जाने ही जाते हैं, समस्या बालक के नाम से। तो ऐसे बालकों के सुधार के लिए जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक या शिक्षक है, वह अपराधी किस्म के बालकों के सुधार के लिए, मानसिक रोगग्रस्त बालकों के सुधार के लिए, झगड़ालू प्रवृत्ति के बालकों के सुधार के लिए, समाज विरोधी कार्य करने वाले बालकों के सुधार के लिए, और समस्याग्रस्त जो बालक हैं, ऐसे बालकों को सुधार के लिए उनके पूर्व इतिहास को, पूर्व अर्थात जब से वो बच्चे को देख रहा है उस समय तो उसके नजर में है, लेकिन इससे पहले वो बच्चा कहाँ रहता था, किस मोहल्ले में रहता था, इसके घर पे कार्य व्यवहार कैसा है, विद्यालय में कार्य व्यवहार कैसा है, इसके मित्रों के साथ कैसा व्यवहार है, इस सब को जानने के लिए, पूर्व इतिहास को जानने के लिए स्वयं उस बच्चे से सबसे पहले पूछता है, जानता है, जानने का प्रयास करता है। फिर उसके घर वालों से पूछता है, जानता है। फिर उसके माता पिता से चर्चा करता है। फिर उसके शिक्षकों से और उसके मित्रों से पूछताछ करता है, और तमाम पूछताछ करने के बाद कुछ तथ्यों को एकत्र करता है, कुछ डेटा जो है वो कलेक्ट करता है। उदाहरण के लिए जब हम देख रहे थे तथाकथित जो तारे जमीन पर फिल्म है, इसमें उस बच्चे की समस्या को जानने के लिए उसका अध्यापक सबसे पहले उस बच्चे को समझने का प्रयास करता है। फिर उस बच्चे से और उसके दोस्तों से बातचीत करता है। फिर उसके पिछले स्कूल में जाता है, जहां से, जिस स्कूल से वो निकाल दिया गया है, उस स्कूल में जाकर के उन अध्यापकों से मिलता है, उसकी पिछली कापियों को देखता है, समझता है। फिर उस बच्चे के घर जाता है, जाकर के उसके माता पिता से बात करता है, उसके घर में रहन सहन क्रियाकलाप क्या करता है, फिर वो कोई डायग्राम बनाता है, उसको भी वो देखता है, समझता है। फिर इन सब के आधार पर जो भी डेटा कलेक्ट करता है, उस डेटा के आधार पर उसका एनालिसिस करता है, उस तथ्यों का, उन जो उसने एकत्र किया है प्रदत्त या तथ्य, उनका विश्लेषण करता है और फिर निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करता है कि आखिर इस बच्चे का ऐसा कार्य व्यवहार है तो क्यों है। इस प्रकार से अध्ययन के माध्यम से, अध्ययन मतलब इस व्यक्ति इतिहास विधि के माध्यम से मनोवैज्ञानिक उन कारणों को खोजता है। मनोवैज्ञानिक, वो शिक्षा मनोवैज्ञानिक हो, अध्यापक हो, उन कारणों को खोजता है जिसके फलस्वरूप उसका अर्थात उस बच्चे का आचरण और व्यवहार असामान्य हुआ है। तो किसी भी समस्या के मूल तक जाने में इस व्यक्ति इतिहास विधि का अहम योगदान है। ऐसे तमाम बच्चे जीवन के प्रत्येक पक्ष में आपको देखने को मिलेंगे। आप अपने आसपास देखिए, आपको ऐसे बच्चे दिखाई देंगे। अपने विद्यालय में देखा होगा आपने, आपको ऐसे बच्चे दिखाई देंगे। जिस समाज को आप बदलते हुए आगे चल रहे हैं, उन समाज के प्रत्येक घटकों में, उस समाज के प्रत्येक स्तर पर ऐसे बच्चे आपको दिखाई दे देंगे जो किसी न किसी रूप से आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं, या तो सामान्य रूप से किसी मानसिक रोग से ग्रस्त हैं, जिनकी झगड़ालू प्रवृत्ति हो गई है, जो समाज विरोधी कार्य करने में अपने हिचकते नहीं, अपने आप को आगे रखते हैं, या फिर समस्यात्मक बालकों के रूप में लोग उनको संबोधित करने लगे हैं।
ऐसे बच्चों को इस केस स्टडी के माध्यम से अध्यापक उनके जीवन वृत्त का अध्ययन करता है और उनको सुमार्ग पर लाने का, वस्तुतः उसके लिए उपयोगी रास्ता कौन सा हो सकता है, यह बताने में अत्यंत उपयोगी यह विधि है। यह विधि न केवल कारण को जानता है, कारण को जानने के बाद किस क्षेत्र में यदि इस बच्चे को भेजा जाए तो ये बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, भविष्यिक जीवन इसका कैसे बदल सकता है, इस संदर्भ में अभिभावकों को, शिक्षा प्रशासन को, विद्यालय को, समाज को, इन सब को और स्वयं उस बच्चे को अभिप्रेरित भी करता है, मार्गदर्शन भी इनका करता है, इनको परामर्श भी देता है, माता पिता अध्यापक सबको निर्देश भी देता है। तो इस आधार पर यदि देखा जाए तो जितने भी मनोविज्ञान की विधियां हैं, उनमें शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में उपयुक्त होने वाली सर्वोत्कृष्ट विधि जो है वो व्यक्ति इतिहास विधि है। एक और चर्चा हम कर लेते हैं कि व्यक्ति इतिहास विधि भी व्यवहारवादियों की विधि है, व्यवहारवाद के द्वारा प्रवर्तित विधि ही है व्यक्ति केस स्टडी मेथड या व्यक्ति इतिहास विधि। हाँ, कुछ लोग इनको कई बार अलग अलग समूहों से जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो मिला जुला स्वरूप हो सकता है जरूर किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को अन्य विधियों की सहायता अर्थात लेने में, तो लेते हैं सहायता, लेकिन पूर्णतः स्पष्ट रूप से व्यक्ति इतिहास विधि व्यवहारवाद इस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय से अपना संबंध रखता है और इसके भी कुछ गुण दोष हैं। आइए हम देख करके फिर इसकी समीक्षा करते हैं। साथियों, व्यक्ति इतिहास विधि का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह उपचारात्मक शिक्षण में अत्यंत उपयोगी है। उपचारात्मक शिक्षण से क्या तात्पर्य है? तो जब भी अध्यापक कक्षा में जाता है या एक अध्यापक किसी समाज में है, तो वो समाज में आप भी देखते होंगे एक छात्र के रूप में, एक आप भावी अध्यापक हैं उस रूप में, समाज में कई तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, आपकी क्लासरूम में भी होंगे, कुछ पिछड़े हुए होते हैं, पिछड़े हुए अर्थात बहुत समय के बाद उत्तर देते हैं। कुछ बच्चे जो है वो स्लो लर्नर होते हैं, स्लो धीरे धीरे सीखते हैं। कुछ बच्चे मानसिक विकारग्रस्त होते हैं जिसके कारण से उनमें अधिगम की अक्षमता होती है, सीखने में वो असमर्थ होते हैं। सभी विषयों को नहीं, उनके अनुकूल विषय दिए गए तो सीख लेंगे, लेकिन बाकी सामान्य बच्चे जिन विषयों को पढ़ रहे हैं उन विषयों को समझने में वो कहीं ना कहीं असफल से दिखाई देते हैं, उनमें सुधार की आवश्यकता होती है, विकारग्रस्त आप उनको कह सकते हैं। और उसी प्रकार कुछ मंद बुद्धि होते हैं जो सीख ही नहीं सकते हैं किसी कारण से, मेंटली रिटायर्ड सामान्य भाषा में इनको कहा जाता है। तो ऐसे सामान्य से इतर जितने भी बच्चे हैं, उन बच्चों के क्लासिफिकेशन में और क्लासिफिकेशन के बाद उन कारणों को जानने में जिस कारण से वो बच्चे जो है पिछड़ रहे हैं, जिस कारण से ये बच्चे जो है स्लो लर्नर की श्रेणी में धीरे धीरे सीख पा रहे हैं, जिस कारण से बच्चे सीख ही नहीं पा रहे हैं, इन तमाम कारणों को जानने में व्यक्ति इतिहास विधि जो है, केस स्टडी मेथड जो है, ये अत्यंत उपयोगी है। दूसरा, अध्ययन की व्यापकता के कारण निष्कर्ष जो है वो विश्वसनीय होते हैं। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इसका यह एक पक्ष है कि इसमें एक व्यापक पैमाने पर विस्तृत क्षेत्र से डेटाज कलेक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए हमने उस फिल्म को देखा है, बहुत सारी उसकी चर्चा हो गई, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जब भी अध्यापक या शिक्षा मनोवैज्ञानिक किसी बच्चे के विशेष समस्या का अध्ययन करने जाता है, तो उसकी जिंदगी के प्रत्येक पहलू से प्रदत्तों को एकत्रित करता है, तथ्यों को एकत्रित करता है, फिर उन तथ्यों का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालता है। जब किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने के लिए इतनी गहनता से अध्ययन किया जाए और अध्ययन के निष्कर्ष जो होंगे अवश्य ही वो प्रामाणिक होंगे, विश्वसनीय होंगे और उस बच्चे के लिए, समाज के लिए, बच्चे के अभिभावक के लिए या फिर शिक्षा जगत के लिए निस्संदेह ही वो उपकार योग्य होंगे, इसीलिए विश्वसनीय होंगे। ये व्यक्ति इतिहास विधि के गुण हैं कुछ। इसी प्रकार इसके कुछ दोष भी हैं। साथियों, व्यक्ति इतिहास विधि का सबसे बड़ा दोष यह है कि विधि का प्रयोग करने के लिए एक मनोचिकित्सक, ये क्लिनिकल साइकोलॉजी को में जो ट्रेंड हो,
क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो उपचारात्मक मनोविज्ञान में प्रशिक्षित हो, ऐसे मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता होती है। और ऐसे मनोवैज्ञानिक यदि नहीं है तो निष्कर्ष जो होगा या फिर बच्चे के अध्ययन में कहीं न कहीं खामी रह जाएगी, समस्या हो सकती है। इसीलिए मनोचिकित्सक जो होगा, जो उपचारात्मक पद्धति में प्रशिक्षित हो, क्लिनिकल साइकोलॉजी का जो एक्सपर्ट होगा, उसको रखने से कहीं न कहीं व्यक्ति इतिहास विधि अत्यंत खर्चीली सी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि अध्यापक जो है एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक के रूप में अध्ययन नहीं कर सकता है, लेकिन किसी बच्चे के किसी बीमारी को सिद्ध करने के लिए अवश्य ही उस अध्यापक को एक जो क्लिनिकल साइकोलॉजी का एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट होगा, उसकी सहायता लेनी होगी। स्वतः एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक मात्र शैक्षिक क्षेत्र में जो अध्ययन कर रहा है, अनुसंधान कर रहा है, वो किसी बच्चे को बीमारी से ग्रस्त कह पाना उसके लिए असंभव है। इसलिए चिकित्सा मनोवैज्ञानिक की जब भी आवश्यकता होगी, हमेशा इसका क्षेत्र भी व्यापक हो रहा है और ये ज्यादा विस्तृत हो रहा है, और इसमें विशेषज्ञता के कारण कहीं न कहीं दीर्घ अवधि इसकी हो रही है। फिर दूसरा यही है कि विधि का उपयोग, इस विधि के उपयोग में समय, धन और श्रम अधिक लगता है। जैसा कि हमने उदाहरण के लिए उस फिल्म को देखा है, एक व्यक्ति के बारे में जानने के लिए इन तमाम जगहों पर भ्रमण करना होता है, सबसे उतना समय दे करके उसके बारे में सूचनाएं एकत्रित करनी होती है। तो इसके लिए हमें समय भी पर्याप्त चाहिए, धन भी पर्याप्त चाहिए और परिश्रम भी हमें खूब करना होता है। क्योंकि एक अध्यापक है, फिर वो जाएगा क्लिनिकल साइकोलॉजी के एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट जो मनोचिकित्सक है, उससे भी परामर्श लेगा, सहायता लेगा, आवश्यकता अनुसार केस जो है, छात्र जो है उसको उसके पास ले जाएगा या फिर चिकित्सक को बच्चे के पास बुलाएगा। तो इन तमाम चीजों में खूब सारा समय, खूब सारा धन और खूब सारा श्रम लगता है, परिश्रम लगता है। साथियों, तो कुल मिलाकर के यद्यपि गुण-दोष सभी व्यक्ति में, सभी परिस्थितियों में, सभी विषयों में और सभी अध्ययन विधियों में विद्यमान है, उसी प्रकार से केस स्टडी मेथड भी गुण-दोषों से परे नहीं है। फिर भी निस्संदेह शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व विधि है यह जो है व्यक्ति इतिहास विधि। सबसे प्रामाणिक, सबसे जो है वो विश्वसनीय तथ्यों को, सूचनाओं को विश्लेषित करके निष्कर्ष निकालने वाली जो विधि है, वो है व्यक्ति इतिहास विधि। निस्संदेह इस विधि के माध्यम से शिक्षा मनोविज्ञान अपने तमाम समस्याओं के समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से आज हम इसके बारे में चर्चा की। अब साथियों, मुझे लग रहा है विधियों का अध्ययन जो थोड़ा विस्तृत हो रहा है, अब आगे से नहीं होगा तो हम बाकी सभी विधियों का एक व्याख्यान में सामान्य चर्चा कर लेंगे। आपको अगर लगता है कि किसी विधि के बारे में विशेष रूप से चर्चा करनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, ताकि हम उस पर अलग से फिर आपसे चर्चा कर लेंगे, एक वीडियो और बना लेंगे। अब हम बहुत शीघ्रता से विधियों को बारे में अध्ययन पूर्ण करके आगे बढ़ेंगे, और फिर आगे विकास अवस्था के बारे में जो है सीटेट में महत्वपूर्ण बिंदु है, बालक की विकास अवस्था, उसकी तरफ अग्रसर होंगे। आज के लिए अब बस इतना ही। इसमें मुख्यतः 3-4 चीजें आप ध्यान रखेंगे। एक तो व्यवहारवादियों की विधि है व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास विधि जो है उपचारात्मक विधि के रूप में देखा जाता है, किसी भी समस्या का कारण जानने में सबसे महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से सीटेट या अन्य परीक्षाओं, टेट आदि परीक्षाओं में प्रश्न होते हैं। फिर व्यक्ति इतिहास विधि के अध्ययन के लिए हमेशा मनोचिकित्सक की अनिवार्यता होती है। इन चीजों को हम ध्यान रखेंगे, फिर हम इन प्रश्नों का उत्तर भी दे पाएंगे। और इसी के साथ अब इस व्याख्यान में को यहीं समाप्त करते हैं। आपके जो संदेह हो या फिर कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएंगे, ताकि अगली कक्षा में उसकी चर्चा कर लें और फिर नए बिंदु के साथ अगले कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।